नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक किताब है। और इस सीरीज में आज हम हरियाणा बनने के बाद जो चौधरी बंसीलाल जी का उदय है, उनका मुख्यमंत्री चुना जाना है और उस दौरान की राजनीतिक घटनाएं हैं, उनको इस वीडियो में जानेंगे। हरियाणा में जो पहले मध्यावधि चुनाव थे दोस्तों, वो 12 और 14 मई 1968 को हुए थे। कांग्रेस के जो अलग अलग गुट थे, जैसे पंडित भगवत दयाल जी हों, देवीलाल जी हों, चांदराम जी हों, रामकिशन गुप्ता जी हों या रिजक राम जी हो, इन किसी को भी इनको चुनाव नहीं लड़वाया गया था। और इस चुनाव में जो चौधरी देवीलाल थे, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी को एलनाबाद से पार्टी की टिकट दी गई थी। और वे अपने राजनीतिक जीवन का पहला जो चुनाव है, वो लालचंद खोड़जी से हार गए थे। लालचंद खोड़जी विशाल हरियाणा पार्टी के प्रत्याशी थे। और चुनाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी पहले तो पंजाब हाई कोर्ट में पहुंचे, लेकिन 1 नवंबर 1968 को उच्च न्यायालय ने जो याचिका थी उनकी खारिज कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वहां से लालचंद खोड़जी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया। इसके बाद फिर से इलाहाबाद में उपचुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला दोबारा से टिकट उनको दी गई। और 10 मई 1970 को जो चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने जनसंघ के उम्मीदवार पृथ्वीराज जी को 26,000 वोटों से हराया। और इसके बाद वो पहली बार जीवन में विधानसभा का मुंह उन्होंने देखा, वहां पर पहुंचे। और इस दौरान जो ज्यादातर दल बदलू विधायक थे, जिन्होंने दल बदल के इनाम के तौर पे मंत्री का तमगा हासिल किया था या फिर दूसरी तरह की मलाइयां खाई थी, उनको इस मध्यावधि चुनाव में भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उनमें से बहुत को राजनीतिक दल की टिकट नहीं मिली, लेकिन जिन दल बदलुओं ने चुनाव लड़ा, उनमें से 32% कामयाब हो गए। और एक तरीके से ये हरियाणा की जो मतदाता हैं, उनकी मेंटलिटी को दिखाता है कि वो जिसे चाहे चुनाव जितवा सकते हैं, जिसे चाहे तो हरा सकते हैं। कांग्रेस ने सारी 81 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। और 1 साल पहले का चुनाव इतिहास दोहराते हुए हरियाणा की जनता ने दोबारा से कांग्रेस को ही 48 सीटें दे दी। दूसरे स्थान पर राव वीरेंद्र सिंह जी की विशाल हरियाणा पार्टी रही, जिसने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीती। जनसंघ ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 7 सीटें जीती थी। 6 निर्दलीय जीते थे। स्वतंत्र पार्टी ने 2, आरपीआई ने 1 और भारतीय क्रांति दल ने भी 1 सीट जीती थी। विशाल हरियाणा पार्टी ने अहिरवाल की जो 7 सीटें थी, उनमें नारनौल को छोड़कर बाकी सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बावल हो गया, रेवाड़ी हो गया, जाटूसाना हो गया, महेंद्रगढ़, अटेली और सालावास पर उन्होंने जीत दर्ज की। अटेली और जाटूसाना की दोनों सीटें राव वीरेंद्र सिंह जी ने जीती। और रेवाड़ी से उनकी बहन थी सुमित्रा देवी जी, जो जिनको बाई जी कहते हैं, वो जीती। नारनौल से केवल कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चंद्र मित्तल, जो बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उन्होंने जीत हासिल की थी। मेवात की 2 सीटें फिरोजपुर झिरका और पटौदी जो थी, वो भी विशाल हरियाणा पार्टी के खाते में गई। राव साहब की सबसे महत्वपूर्ण जीत इलाहाबाद से थी, जहां उनके प्रत्याशी लालचंद खोड़ ने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी जो राव साहब के थे, देवीलाल जी, उनके बेटे को पराजित किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह चुनाव निरस्त कर दिया और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राव साहब ने बहुत सोच समझकर राजनीति के तहत इलाहाबाद में देवीलाल जी से पंगा लिया था, उनके बेटे को हराने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। जनसंघ ने यमुनानगर, अंबाला कैंट, पानीपत, रोहतक, कलानौर और घरौंडा की जो सीटें थी, जो शहरी थी, कस्बाई थी, उन पर जीत हासिल की थी। डॉक्टर मंगल सेन रोहतक की सीट से लगातार 4थी बार जीते थे। जनसंघ को पंजाबी विस्थापितों और शहरी सवर्ण हिंदुओं का उस चुनाव में खासा समर्थन मिला था। और रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र में भी एक अजूबा हुआ था। वहां से पहली बार विस्थापित पंजाबी समुदाय के सतराम दास बत्रा ने कांग्रेस के कदावर नेता चौधरी बदलू राम को पराजित किया था। और इन्हीं सतराम दास बत्रा जी के जो बेटे हैं, बीबी बत्रा जी, वो 2009 और 2014 में का जो रोहतक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत रहे हैं। 1967 में यमुनानगर से मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा चुने गए थे, लेकिन इस बार 1968 का जो मध्यावधि चुनाव था, उसमें मलिक चंद गंभीर जो जनसंघ के नेता थे, उन्होंने ये सीट जीती। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों में रणधीर सिंह और ओम प्रकाश जैन सरीखे नेताओं को छोड़कर बाकी विजेता ऐसे लोग थे जिन्हें अपने इलाके से बाहर कोई नहीं जानता था। कालांतर में ऐसे कुछ प्रादेशिक नेता हुए
और जिन्होंने राष्ट्रीय रूप में भी अपनी पहचान बनाई। चौधरी भजनलाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी इसी चुनाव से होती है। बंसीलाल जी ने 1967 में विधायक वो बने थे, लेकिन 1968 की जीत उनको फिर सीएम की कुर्सी तक ले जाती है। ओम प्रकाश चौटाला जी 1968 में हार गए थे, लेकिन 1970 में उपचुनाव के जरिए इसी विधानसभा में पहुंचे। तो ये जो लोग हैं, ये 1968 का चुनाव इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बीकेडी की एक सीट हिसार से बलवंत राय तायल जी ने जीती थी। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस के देखें तो अब कांग्रेस के जो सारे उस समय के खलीफा थे, देवीलाल जी हों, भगवत दयाल जी हों, चांदराम हों, रामकृष्ण गुप्ता जी हों, हरिद्वार लाल जी हों, रिजक राम जी हों, सारे विधानसभा से बाहर थे। और सही मायने में सूबे की जो सियासत के नायक और जो खलनायक हैं, वो तो यही लोग थे। और सारे खेल को तो इन्हीं को जमाना और बिगाड़ना था, बाकी सब लोग तो मोहरे ही थे। और अब शुरू होता है सत्ता का खेल। पिछले 19 महीनों में हरियाणा के 2 राजनेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे। एक राव वीरेंद्र सिंह जी, जो अपनी पार्टी के सुप्रीमो थे। दूसरे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। पंडित जी विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक दल के नेता पद के लिए उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत थी। विधायकों पर उनकी पुख्ता पकड़ थी और इंदिरा गांधी जी को छोड़कर केंद्र के कई कांग्रेसी दिग्गजों का उनको आशीर्वाद हासिल था। मोरारजी देसाई उनके सबसे बड़े हिमायती होते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी इस बार कुछ अलग तरह के मोहरे चल रही थी। इसके अलावा हरियाणा से दलित नेता चौधरी चांदराम जी और रामकृष्ण गुप्ता जी उनके सबसे बड़े विरोधियों में से एक हो चुके थे। देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं और लोकसभा के पूर्व महासचिव भी हो रहे हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप जी ने बंसीलाल के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए जाने के जो घटनाक्रम है, उसको अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। और उनका कहना है कि पंडित भगवत दयाल जी का दावा था कि कांग्रेस के 48 विधायकों में से 35 उनके साथ थे, और बाद में 37 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को एक ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन में कहा गया कि पंडित जी को विधायक दल का नेता बनाया जाए। और अन्य उस समय के जो दावेदार थे वो देवीलाल जी थे, शेर सिंह जी थे, ओम प्रभा जैन थी, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे, रामकृष्ण गुप्ता जी थे, ब्रिगेडियर रण सिंह जी थे और गुलजारी लाल नंदा खुद भी शामिल थे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने यह निश्चय किया कि गैर विधायकों को विधानमंडलीय दल के नेतृत्व से अलग रखा जाए, और ऐसी स्थिति में चौधरी देवीलाल, शेर सिंह जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा और रामकृष्ण गुप्ता जी के नाम खुद बाहर हो गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि विधायकों में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जा सकता था जो पंडित जी को भी मंजूर हो और हरियाणा की जाट बिरादरी को भी मंजूर हो। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में पंडित जी ने यह मांग की कि विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार केवल विधायकों को होना चाहिए, और बोर्ड ने उनकी ये मांग स्वीकार भी कर ली। 18 मई को गुलजारी लाल नंदा जी का जो दिल्ली कोठी थी, उस पर 48 में से 32 विधायकों की बैठक हुई, और इस बैठक में जो पंडित जी विरोधी 16 विधायक थे वो शामिल नहीं हुए। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि तोसाम के जो विधायक है बंसीलाल जी, उनको नेता चुना जाए। चौधरी बंसीलाल जी जो थे वो असल में नंदा जी की खुश थे। बाद में चौधरी देवीलाल, शेर सिंह जी और पंडित भगवत दयाल जी ने भी बंसीलाल के नाम का समर्थन कर दिया। अगले दिन 19 मई को कांग्रेस अध्यक्ष जो निजलिंगप्पा थे, उनकी अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चौधरी बंसीलाल जी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चौधरी बंसीलाल जी के नाम का प्रस्ताव ब्रिगेडियर रण सिंह जी ने रखा था, और पंडित भगवत दयाल जी ने तत्काल ही उनके निर्वाचन का स्वागत किया। लेकिन चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक जो थे, वो इस चुनाव के ढंग से असंतुष्ट थे। बैठक में चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा इस बात पर अड़ गए कि मतदान होना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि चौधरी बंसीलाल को विधानमंडलीय दल के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इस विचार को खारिज किया गया। और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि किसी एक व्यक्ति ने उनका इशारा पंडित भगवत दयाल जी की तरफ था कि बहुत सारे एमएलए को तो उन्होंने दिल्ली के एक होटल में बंदी बनाकर रखा हुआ है। और उसी दिन फिर चौधरी बंसीलाल ने अपने जीवन का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें कहा कि मेरा मंत्रिमंडल छोटा होगा और एक टीम के रूप में काम करेगा, और मैं राज्य को ईमानदार और कार्यकुशल शासन देने का प्रयास करूंगा। हालांकि उन्होंने जो कहा वो सच हुआ आगे भविष्य में चल के। और 22 मई 1968 को राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती जी ने चौधरी बंसीलाल को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। राज्यपाल का कहते थे कि उस दिन बीमार पड़ गए थे, और शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में ही हरियाणा सरकार का जो नेहरू विश्राम गृह था उसमें संपन्न हुआ था। ये पहला मौका था जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर शपथ ली थी। मध्यावधि चुनाव के बाद की स्थिति के बारे में
चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है स्वराज के सवर। मेरे पास भी है वो किताब। उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अब बुरी तरह धड़ेबंदी का शिकार हो गई थी। कई ग्रुप थे, मैं धड़ेबंदी से दूर था। अपने पुराने क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा। अब की बार लोगों ने अच्छे वोटों से मुझे जिताया और अब नए नेता का चुनाव होना था। बड़ा कठिन काम था। कई नेता मैदान में थे। पंडित भगवत शर्मा के कई विधायक थे। ओम प्रकाश जैन भी प्रत्याशी थी। रामकृष्ण गुप्ता पंडित भगवत दयाल जी के साथ थे और अपना दावा अलग से भी पेश कर रहे थे। ब्रिगेडियर रण सिंह और चौधरी देवीलाल जी जाटों की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे थे। मैं पूर्ववत खड़ा तमाशा देखता रहा। ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने लिखा है। और कांग्रेस हाईकमान से संकेत मिला कि तुम क्यों नहीं दावा पेश करते। इंदिरा जी की इच्छा थी कि सबसे पुराना और तजुर्बेकार व्यक्ति होने के नाते मुझको मौका मिले। पंडित भगवत दयाल जी ने कहीं कह दिया कि कितने विधायक हैं मेरे पास। जब उन्होंने ये पूछा तो कुछ विधायक भी वहां थे। उनमें से लगभग 16-17 विधायक खड़े हो गए और कहने लगे, हम हैं चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के साथ। इस पर पंडित जी चुप हो गए थे। ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के स्वराज के सवर किताब में लिखा हुआ है। खैर, झगड़ा बढ़ गया। हाईकमान ने गुलजारीलाल नंदा जी को इसे सुलझाने के लिए कहा। 19 मई 1968 को दिल्ली में नंदा जी के घर पर विधायकों की बैठक हुई। 48 में से 32 विधायक गए, कई विधायक नहीं गए। पंडित भगवत दयाल जी नेता चुन लिए गए पर हाईकमान नहीं माना। इस पर नंदा जी ने अपना पैंतरा बदला और बंसीलाल जी को उनकी जगह जो निर्वाचित था नेता था वो बना दिया। और बंसीलाल जी 1960 से 1966 तक नंदा जी के साथ राज्यसभा में थे, उनको अपना गुरु मानते थे और अब पंडित भगवत दयाल भी उनसे खुश थे। इस तरीके से देखा जाए तो इन दोनों विवरणों से कुछ बातें साफ हैं। एक, विधायकों का बहुमत पंडित भगवत दयाल जी के साथ था। 2 विधायकों के समर्थन के बावजूद कांग्रेस हाईकमान पंडित भगवत दयाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था और जो हाईकमान है वो भगवत दयाल जी को नाराज भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उनकी पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का कहना कि पहले की तरह इंदिरा गांधी जी इस बार भी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और हाईकमान ने उन्हें अपनी दावेदारी ठोकने का संकेत दिया था, लेकिन दोनों ही दफा इंदिरा गांधी जी चाहकर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। ये उनका ही सोचना था। हालांकि 1966-67 में भगवत दयाल जी को सीएम बनाने का जो श्रेय है वो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा इंदिरा जी को ही देते हैं। असल में रणवीर सिंह हुड्डा जी का जो भक्ति और सेवा भाव था कांग्रेस के प्रति, उनको ये सोचने की अनुमति नहीं देता कि इंदिरा जी कांग्रेस में सर्वेसर्वा नहीं थी और कांग्रेस के भीतर भी कोई चुनौती उनको मिल सकती थी। लेकिन इतना निर्विवाद रूप से है कि इंदिरा जी चाहकर भी रणवीर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बना सकी और जाहिर था कि इंदिरा जी विवश थी, असहाय थी और सिंडिकेट उनको अपनी मर्जी के फैसले उस समय लेने नहीं दे रहा था 1967 में। दूसरी बात यह है कि पंडित भगवत दयाल जी इस दौर में हरियाणा के कांग्रेस के सबसे बड़े और शक्तिशाली नेता थे। वे इंदिरा गांधी जी से आंख मिलाकर बात किया करते थे। वो इंदिरा जी से असहमत होने का मादा रखते हुए भी विद्रोह कर सकते थे और दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों तो पंडित भगवत दयाल जी हुक्म के गुलाम नहीं थे। यही उनकी ताकत थी और उनकी यही फितरत भविष्य में उनका राजनीतिक वजूद जो था उनको तबाह करने जा रही थी। इंदिरा गांधी के सपनों की कांग्रेस में पंडित भगवत दयाल जी और चौधरी देवीलाल जी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इंदिरा जी को अब कांग्रेस में इक्कों की जगह नहीं थी। उनकी कांग्रेस में अब दुग्गियां चाहिए थी और ऐसी दुग्गियों की पूरी फौज तैयार हो रही थी। जरूरत इस बात की थी कि किसी तरह जो इक्के हैं उनको खेल से बाहर कर दिया जाए। और यदि आप गौर से देखें तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद जो इंदिरा कांग्रेस वजूद में आई उसमें इक्का दुक्का ही इक्के रह गए थे। वो भी अगले जो साल 2 साल हैं उसमें बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। हरियाणा में एक और इक्के थे चौधरी देवीलाल जी, जो 17 जनवरी 1971 को कांग्रेस को अलविदा कह गए, जिसमें वो कई साल तक लगातार तलवारें भांजते रहते। चतुर इंदिरा गांधी जी ने चंद्रशेखर जी, कृष्णकांत जी, रामधन और मोहन धारिया सरीखे जो युवा तर्क थे उनका इस्तेमाल सिंडिकेट के खिलाफ किया और 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय तक वो उनका इस्तेमाल करती रही। फिर 1975 में आपातकाल में उन्हीं को जेल में डाल दिया क्योंकि ये सारे युवा तर्क इंदिरा गांधी पर त्यागपत्र देने का दबाव बना रहे थे। चंद्रशेखर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और रामधन जो थे वो संसदीय दल के सचिव होते थे। बाद में मोरारजी देसाई को प्रतिक्रियावादी कहने वाले चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और मोरारजी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में इंदिरा गांधी एक और जहां सिंडिकेट से निपटने के लिए अपने अद्भुत कौशल का प्रयोग कर रही थी,
वहीं दूसरी ओर दरबारी कांग्रेस के निर्माण में भी पूरी ऊर्जा लगा रही थी। बिहार के दिग्गज नेता और पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की संस्तुति पर ललित नारायण मिश्रा दिल्ली पहुंच गए थे। मिश्रा जी कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी दिल्ली उठाकर ले आए। यशपाल कपूर और आर के धवन जैसे अनजान और अज्ञात से लोग दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाने लगे थे। ललित नारायण मिश्रा राज्यसभा सांसद थे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार में थे और चौधरी बंसीलाल से उनकी गहरी दोस्ती थी। बंसीलाल जी भी महज 33 साल की उम्र में 1960 में राज्यसभा में दाखिल हो गए थे और राज्यसभा में उनके जो संपर्क बने इन नेताओं से वो उनके राजनीतिक जीवन में बहुत काम आए। और ललित बाबू से तो उनके रिश्ते बहुत ही मधुर थे। और उनके जो गुरु हैं गुलजारी लाल नंदा जी, वो राज्यसभा में थे, लेकिन नंदा जी का प्रखर व्यक्तित्व था। नंदा जी कभी भी दरबारी संस्कृति के नेता नहीं हो सकते थे, लेकिन कुटिल राजनीति को जब कभी भली सी दिखाने की जरूरत होती तो नंदा जी जैसे लोगों की अहमियत दरबारी संस्कृति बहुत अच्छे से समझती थी। कई नेता ये सरे लेते रहे हैं दोस्तों कि उन्होंने बंसीलाल को सीएम बनवा दिया और सीएम बनाकर उनका राजनीतिक कद बढ़ाया। ऐसे नेताओं को इतना सरे तो दिया जा सकता है कि उन्होंने राज्यसभा तक बंसीलाल जी को पहुंचाने में भूमिका अदा की, लेकिन आगे का जो रास्ता था वो दिल्ली के ऐदर से हाथों ने पकड़कर, जो दिल्ली के ऐदर से हाथ थे उनको पकड़कर बंसीलाल जी ने तय किया था। ये दिखाई न देने वाले हाथ भी सोची समझी रणनीति के तहत चौधरी बंसीलाल को पकड़वाए गए थे और भद्र पुरुष नंदा जी, जो राजनीति के चाणक्य भगवदयाल जी और देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह सरीखे लोग तो केवल मंच पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन असली खेल जो था वो ललित नारायण मिश्रा जी, यशपाल कपूर और धवन जैसे लोग थे जो राजनेता थे, वो खेल रहे थे। और दिल्ली की इसी तिकड़ी ने नंदा जी, शर्मा जी और देवीलाल की हरियाणवी तिकड़ी का इस्तेमाल कर बंसीलाल जी को 21 मई 1968 को हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री तक भिजवा दिया। जहां तक बंसीलाल जी के राज्यसभा में नामित होने का सवाल है तो बंसीलाल जी ने खुद एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि इसका श्रेय किसी हरियाणवी को नहीं है। उन्होंने सरदार जो दरबारा सिंह थे उनको इसका श्रेय दिया था और उन्होंने कहा था कि जालंधर में कानून की पढ़ाई के दौरान मेरा संपर्क सरदार दरबारा सिंह जी से हुआ था और वो मेरे काम आया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने का श्रेय 3 लोगों को दिया था। उनमें नंदा जी थे, पंडित भगवदयाल जी थे और तीसरा नाम सबसे ज्यादा चुकाने वाला था, वो तीसरा नाम था ललित नारायण मिश्रा जी का। और ऐसा नहीं है कि सिंडिकेट ने पंडित भगवदयाल जी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश नहीं की थी। मोरारजी भाई तो अड़ भी गए थे और लड़े भी थे, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा 12 फरवरी 1966 को केंद्रीय संसदीय बोर्ड द्वारा पारित हुआ प्रस्ताव बन गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि केवल विधायक ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और नवंबर 1966 में पंडित भगवदयाल शर्मा ने इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर राव वीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका था और अब वही प्रस्ताव उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया था। पंडित भगवदयाल जी को इंदिरा गांधी द्वारा मुख्यमंत्री न बनने देने के प्रयासों के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इंदिरा गांधी जी के करीबी सहयोगी रहे डीपी मिश्र ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, दी पोस्ट एरा ऑफ पॉलिटिकल मेमोरीज। उसमें लिखा है कि पंडित भगवदयाल जी ने बंसीलाल जी के नाम की केवल इसलिए सहमति दी थी कि उनको लग रहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं उनका इस्तीफा दिलवाकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन अब भविष्य बंसीलाल जी के हाथों में था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि बंसीलाल जी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी बहुत अनोखी है और मुख्यमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी जी बंसीलाल जी को पहचानती तक नहीं थी, ऐसा आई कि गुजराल जी लिखते हैं। उनका एकमात्र मकसद पंडित भगवदयाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना था, जिसके लिए वे तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी से बार बार आग्रह कर रही थी, लेकिन नंदा जी इंदिरा जी की नहीं सुन रहे थे। बंसीलाल जी के गुरु और उनको मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं। असल में गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो हरियाणा के अतिथि राजनेता थे। उनका जन्म सियालकोट में हुआ था और गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो हरियाणा से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। नंदा जी एक तरीके से लाहौर और इलाहाबाद में उनका जो जीवन था पहले गुजरा और नंदा जी मुंबई की विधानसभा में 1937 से 1939 और 1947 से 50 तक विधायक रहे। इस दौरान बंबई सरकार में उन्होंने श्रम आवास मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला था और 50 व 60 के दशक में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे।
नंदा जी 1967 और 1971 में हरियाणा की कैथल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। कैथल से सांसद रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बंसीलाल ने उनको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। पंडित नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश के 2 बार गुलजारीलाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे और नंदा जी महान गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन प्रधानमंत्री न बनने का मलाल उनको भी जीवन भर रहा। तो ये कहानी थी दोस्तों हरियाणा के पहले मध्यावधि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के बंसीलाल जी के। आगे की घटनाओं के बारे में भी हम रोजाना 3 बजे बात करते रहेंगे। कल फिर 3 बजे मिलते हैं दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।